पिछले एक महीने के अंदर में रिलायंस लगभग 7% नीचे गिर चुका है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 21% नीचे गिर चुका है। 6 महीने में 21% डाउनफॉल देखा गया है। एंड पिछले अगर एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर में 6% की गिरावट है। और ये दूसरी बार है जब रिलायंस किसी भी साल के अंदर में माइनस में रिटर्न दिया है। एक 2014 में दिया था और एक 2024 के अंदर में। अब रिलायंस का जो वैल्यूएशन था जुलाई महीने में वो लगभग 21 लाख करोड़ का था, बट ये दिसंबर महीने में घट के हो चुका है केवल 16 लाख करोड़ का, यानी कि 5 लाख करोड़ की गिरावट देखने को मिली है रिलायंस के वैल्यूएशन के अंदर में। वहीं अगर बात करें रिलायंस के चेयरमैन यानी कि मुकेश अंबानी के नेटवर्थ की, तो जुलाई महीने में लगभग 120 बिलियन डॉलर था, बट दिसंबर महीने में ये घट के हो चुका है केवल 90 बिलियन डॉलर, यानी कि 30 बिलियन डॉलर की घटौती देखने को मिली है मुकेश अंबानी के नेटवर्थ के अंदर में। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में रिलायंस को ऐसा क्या हो गया है कि पिछले 6 महीने के अंदर में लगभग 21% नीचे गिर चुका है। और इसका पूरा इंपैक्ट पड़ रहा है अभी के टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड भी सेम टू सेम पिछले 6 महीने एक साल के अंदर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, क्योंकि 10% का वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्री का क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर। आखिर में अभी के टाइम में रिलायंस में क्या चल रहा है, किसके वजह से रिलायंस के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है और इसका कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर में क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि अभी के टाइम में चल क्या रहा है रिलायंस के अंदर। अगर हम बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो पिछले 5 साल के अंदर में 56,996% की ग्रोथ देखने को मिली है 2019 से लेकर 2024 के बीच में। 2019 के अंदर में केवल 166 करोड़ का एयूएम था और फोलियो केवल 19,000 ही क्रिएट हुए थे। दिसंबर 2024 के अंदर में इसका एयूएम 94,780 करोड़ पहुंच चुका है एंड फोलियो लगभग 90 लाख क्रिएट हो चुके हैं। सोचिए 90 लाख फोलियो क्रिएट हो चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर में। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि अभी के टाइम में रिलायंस क्यों नीचे गिर रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वांट के रिटर्न के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है रिलायंस का। तो अगर बात करें अभी के टाइम में ना, तो रिलायंस के मेजर 4 बिजनेस हैं जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। पहला आपका ऑयल टू केमिकल बिजनेस हो गया, दूसरा आपका रिटेल का बिजनेस हो गया, तीसरा आपका रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया एंड चौथा आपका टेलीकॉम सर्विस का हो गया, जिसके अंदर आप समझते हैं जियो भी आता है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस से लगभग 51% का रेवेन्यू आता है, रिटेल से लगभग 24% का आता है, डिजिटल सर्विस यानी कि जो टेलीकॉम सर्विस है उससे लगभग 14% का आता है एंड अदर्स से लगभग 7% का रेवेन्यू आता है। अब ये तो बात कर लिया रेवेन्यू के बारे में, किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डिजिटल सर्विसेज अभी के टाइम में रिलायंस को सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, लगभग 38% का प्रॉफिट केवल डिजिटल सर्विस से ही आता है। दूसरे नंबर पे ऑयल टू केमिकल बिजनेस है जिससे लगभग 29% का प्रॉफिट आता है, रिटेल से लगभग 14% का प्रॉफिट आता है एंड बाकी अदर बिजनेसेस से रिलायंस को प्रॉफिट आता है। मतलब अभी के टाइम में डिजिटल सर्विस से रेवेन्यू केवल 14% ही आ रहा है, बट प्रॉफिट 38% आ रहा है। ऑयल टू केमिकल से 51% अभी के टाइम में रेवेन्यू आ रहा है, बट प्रॉफिट केवल 29% ही हो रहा है। मतलब कि डिजिटल सर्विस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है रिलायंस की, और यही सबसे बड़ा रीजन अभी के टाइम पे रिलायंस के डाउनफॉल का। डिजिटल सर्विस के अंदर जियो भी आता है, और जियो की अगर बात करें तो पिछले कुछ टाइम पहले जियो फ्री में सिम बांट रहा था, सभी लोगों ने फ्री में सिम लिया, सभी लोगों ने खरीदा फ्री में सिम। अब फ्री का सिम लेने के बाद उसमें कम रिचार्ज होना भी स्टार्ट हो गया, मतलब सबसे कम दाम में रिचार्ज होता था जियो का। उसके बाद जियो ने 5G लॉन्च किया, सभी ने 5G भी ले लिया, 5G फोन ले लिया, सभी जियो के अंदर पोर्ट कराना स्टार्ट कर दिए, जियो सिम लेना स्टार्ट कर दिया कि 5G चलता है इसके अंदर। अब जब सभी लोगों ने जियो के सिम ले लिया ना, जियो ने अचानक से दाम बढ़ा दिया इस साल के अंदर में, और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लोग बहुत ज्यादा घबरा गए कि आखिर में इतना पैसे में कहां से लेके आऊंगा रिचार्ज करने के लिए। अभी तक तो हम फ्री में यूज कर रहे थे, अब इसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब लोगों ने स्विच करना स्टार्ट कर दिया, जियो से BSNL की तरफ स्विच करना स्टार्ट कर दिया या एयरटेल की तरफ स्विच करना स्टार्ट कर दिया, जियो से कस्टमर जाना स्टार्ट कर दिए। अभी अगर हम बात करें जियो की तो लगभग 1.65 करोड़ कस्टमर लॉस कर चुका है। वहीं अगर बात करें BSNL की तो लगभग 68 लाख न्यू सब्सक्राइबर ऐड किया है। इसका मतलब लोगों ने BSNL के अंदर स्विच किया है जियो से क्विट करके। अब BSNL अभी के टाइम पे 4G चल रहा है, BSNL के अंदर 4G ही चलता है अभी के टाइम में। 5G अभी कम लॉन्च हुआ है, बहुत ही कम जगह पे 5G लॉन्च हुआ है, बट मैक्सिमम लोग 4G ही यूज करते हैं। अब सोचिए जो लोग जियो के अंदर 5G यूज कर रहे होंगे, वो भी अनलिमिटेड 5G, वो अब स्विच कर रहे हैं BSNL के अंदर। इसीलिए डोमिनेशन बहुत ही गलत होता है। कहीं भी अगर कोई भी चीज डोमिनेट कर रही है ना, भारत के लोग उसको स्विच करना पसंद करते हैं, उसको स्विच करना जानते हैं, और ये स्विच करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो स्विच नहीं करेंगे, केवल वो पैसे भरते रहेंगे 5G के लिए, तो कल को ये भी हो सकता है कि जियो और ज्यादा पैसे बढ़ा दे और लोग उसके लिए मजबूर हो जाए। अब ये जो जियो के सिम यूज करने वाले कस्टमर है जिन्होंने स्विच किया है BSNL के अंदर, ये दोबारा जियो की तरफ लौट के नहीं आने वाला है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर सिम को स्विच कर देता है वो दोबारा उस सिम की तरफ नहीं आएगा, और इससे रिलायंस के ऊपर लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है अभी की इस गलती की वजह से। अब बात कर लेते हैं अभी के टाइम में रिलायंस के दूसरे सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाले बिजनेस के बारे में, जिसका नाम है ऑयल टू केमिकल बिजनेस। अब देखिए रिलायंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करता है, आप सभी लोगों को पता होगा। अब अभी के टाइम में क्या हुआ है कि जो रुपये की वैल्यू है ना, वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है, और यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जा रहा है, देश के बाहर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जा रहा है और देश के अंदर उसको बेचा जा रहा है पेट्रोल और डीजल में
में कन्वर्ट करके, यही काम करती है रिलायंस। अब अभी के टाइम में रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसके वजह से क्या हुआ है कि इंपोर्ट के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। रिलायंस का जो इंपोर्ट कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले इसको 84 रुपए पे करने पड़ रहे थे, बट अभी के टाइम में इसको 85 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। मैं आपको पहले ही बताया हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। रुपये की वैल्यू अभी के टाइम में नीचे गिर चुकी है। इसके वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और यही हो रहा है अभी के टाइम पे रिलायंस पे। अब ये तो शॉर्ट टर्म का इफेक्ट हो गया, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2020 के अंदर में 66% प्रॉफिट आता था केवल ऑयल टू केमिकल बिजनेस से रिलायंस को, बट 2024 के अंदर में केवल 29% प्रॉफिट आ रहा है ऑयल टू केमिकल बिजनेस से। अब इससे जो चेयरमैन है, जो रिलायंस के चेयरमैन है, उनका भी मानना है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस का फ्यूचर नहीं होने वाला है। और सभी लोगों को पता है ऑयल टू केमिकल बिजनेस यानी कि जो पेट्रोल डीजल का फ्यूचर नहीं होने वाला है। अभी के टाइम में बहुत सारे ईवी जाना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि फ्यूचर के अंदर में एनर्जी सेक्टर बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। इससे जो रिलायंस है ना वो स्विच करना चाहती है एनर्जी के अंदर में, और अभी के टाइम में बहुत ज्यादा सब्सिडीज भी लेके आ रही है, क्योंकि एनर्जी का ही फ्यूचर होने वाला है। कोई भी पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं चलने वाली है। इसके लिए आपको एनर्जी सेक्टर में घुसना पड़ेगा और ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर रिलायंस एनर्जी सेक्टर में एंटर करती है और अच्छे से एनर्जी सेक्टर को डोमिनेट करती है तो रिलायंस की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है फ्यूचर के अंदर में। एंड आखिरी में अगर बात करें रिलायंस के रिटेल बिजनेस की, तो अभी के टाइम में 14% प्रॉफिट रिटेल बिजनेस से आता है रिलायंस को। तो अगर बात करें अजियो की, स्पेशली अजियो की बात करें तो अजियो अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। वो एक कपड़े का ब्रांड है, बट यहाँ पे उसका कंपटीशन बहुत बड़ा है। उसका कंपटीशन जूडियो के साथ है और जूडियो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। स्पेशली अगर बात करें ट्रेंड शेयर की, तो आपने देखा होगा ट्रेंड शेयर कितना तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और सीधा कंपटीशन है इसका अजियो के साथ। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया रिलायंस के बिजनेस के बारे में, किससे सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है, किससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके वजह से अभी के टाइम पे रिलायंस का लॉस हो रहा है। उसका नाम है जियो एंड दूसरे का नाम है ऑयल टू केमिकल बिजनेस। ऑयल टू केमिकल बिजनेस शॉर्ट टर्म लॉस है, बट लॉन्ग टर्म में भी ऑयल टू केमिकल बिजनेस ज्यादा चलने वाला नहीं है। अगर जियो की बात करें, ऑब्वियस सी बात है जियो से लोग स्विच कर रहे हैं दूसरे टेलीकॉम सर्विस में, तो ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है रिलायंस के पूरे बिजनेस के ऊपर, इसके शेयर प्राइस के ऊपर। इसके वजह से अभी के टाइम पे रिलायंस की हालत खराब है, रिलायंस बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता जा रहा है। अब बात करते हैं कि क्वांट की क्या हालत है एंड क्वांट म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे नीचे गिरा पड़ा है पिछले 3 महीने और 6 महीने के अंदर में। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे तो क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड पिछले 3 महीने के अंदर में 14% नीचे गिरा हुआ है, पिछले 6 महीने के अंदर में 11% नीचे गिर चुका है एंड पिछले 1 साल के अंदर में केवल आपको 10% का रिटर्न दिया है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पे देखिए 3 महीने के अंदर में लगभग 7.5% नीचे गिरा है, 6 महीने में लगभग 2% ही नीचे गिरा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम क्वांट मिड कैप के बारे में बात करें तो लगभग 10.5% नीचे गिर चुका है 3 महीने के अंदर में एंड 6 महीने में लगभग 9% नीचे गिरा हुआ है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड भी 10.5% नीचे गिरा है, क्वांट एक्टिव फंड भी 10% नीचे गिरा है एंड अगर क्वांट फोकस्ड फंड की बात करें तो लगभग 12% नीचे गिर चुका है पिछले 3 महीने में। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 13.5% नीचे गिर चुका है पिछले 3 महीने के अंदर में एंड पिछले 6 महीने के अंदर में लगभग 8.5% नीचे गिरा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। मतलब ये जो आपको बैड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है ना, ये केवल रिलायंस की वजह से ही देखने को मिल रहा है। रिलायंस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है क्योंकि 10% का वेटेज लेके बैठा हुआ है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या क्वांट म्यूचुअल फंड को क्विट करके दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल दे जो अभी के टाइम पे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बात बताऊंगा और बहुत ही लॉजिक वाली बात बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको अभी के टाइम में क्वांट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अब क्वांट म्यूचुअल फंड आज से 2-3 साल पहले आपको 50 से लेकर 60% का रिटर्न दे रहा था सालाना। आप बहुत खुश हो गए थे, आपने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया था उस टाइम पे। अब आपको ये एहसास हो गया था कि क्वांट म्यूचुअल फंड अगले 10 साल तक मेरे को ऐसे ही रिटर्न देता रहेगा, और वैसा हुआ नहीं। अब जब वैसा नहीं हुआ है तो आप क्वांट म्यूचुअल फंड को क्विट करना स्टार्ट कर दिए। अब आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालेंगे, क्वांट म्यूचुअल फंड को क्विट करके आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालेंगे, ये क्या गारंटी है कि वो म्यूचुअल फंड भी अगले 2-3 साल के बाद अच्छा रिटर्न आपको देगा ही देगा। ये भी तो हो सकता है कि उसका भी जो टॉप कंपनी है, उसकी भी जो टॉप होल्डिंग है, वो अच्छा परफॉर्मेंस ना दे और उसके वजह से उस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाए, जो अभी के टाइम में क्वांट में पड़ रहा है। अब देखिए रिलायंस की अगर बात करें ना, तो रिलायंस बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है, निफ्टी में बहुत ज्यादा वेटेज लेकर रखती है। अब इसके वजह से निफ्टी के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है अभी के टाइम पे रिलायंस के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बने रहना है क्वांट म्यूचुअल फंड में, क्विट नहीं करना है। आपने इन्वेस्ट किया होगा 3 साल पहले, 4 साल पहले, आपने ये देख के इन्वेस्ट किया होगा कि रिटर्न मेरे को अच्छा मिलेगा, और 3 महीने 6 महीने में रिटर्न अच्छा नहीं मिला तो आप उस म्यूचुअल फंड को क्विट कर देंगे। ये कौन से इन्वेस्टर की बात हुई? इन्वेस्टर तो आता है लंबे टाइम के लिए ना, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कि 6 महीने के लिए आता है। अगर 6 महीने के लिए आता है तो आपके लिए क्वांट म्यूचुअल फंड या कोई भी रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बना ही नहीं हुआ है। आप इससे अच्छा इंडेक्स फंड में चले जाइए, जहां पे आपको वही 10-12% का रिटर्न मिलता रहेगा, जिससे आप भी खुश रहेंगे। या तो आप चले जाइए एफडी के अंदर, एफडी के अंदर भी आज के टाइम में 8 से लेकर 9% का रिटर्न मिल जा रहा है। गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। डेट फंड में चले जाइए, जहां पे आपको 7 से लेकर 8% का रिटर्न मिल जाएगा। आप क्यों म्यूचुअल फंड में आए? म्यूचुअल फंड में आप लंबे टाइम के लिए आए। तो अगर कोई भी फंड
3 महीने या 6 महीने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लंबे टाइम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। कभी कभी गलत टाइम आता है, और ये गलत टाइम म्यूचुअल फंड का नहीं है, ये गलत टाइम है उसके टॉप होल्डिंग का, जिसका नाम है रिलायंस। रिलायंस का भी के टाइम में गलत टाइम चल रहा है। रिलायंस रिकवर करना स्टार्ट करेगा ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी मल्टी बैगर कंपनी होती है, जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो बहुत तेजी के साथ रिकवर करती है। और जब रिकवर करेगा ना, उसके बाद आप खुद बोलेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड फिर से अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट कर चुका है। क्वांट म्यूचुअल फंड में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके होल्डिंग में है, उसके होल्डिंग की जो कंपनी है ना, टॉप की कंपनी है, टॉप 5 कंपनी, वो अच्छा अभी के टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। इसके वजह से अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड गलत परफॉर्मेंस आपको दे रहा है, माइनस में रिटर्न दे रहा है। तो इससे आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप एक क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है, आपको बने रहना है, पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, एसआईपी करते रहना है। बहुत ही गलत फेज आता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड का, बट जब अच्छा फेज आएगा ना, आप अपने आप को थैंकफुल बोलेंगे, आप अपने आप को बोलेंगे कि मैंने उस टाइम पे क्विट नहीं किया था जहां पे बाकी लोगों ने पैसा निकाल लिया था। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है क्वांट म्यूचुअल फंड या रिलायंस को लेकर, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।